सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि अभी IFMIS में सभी लोगों को लॉगिन करना है और अपने प्रोफाइल को अपडेशन करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ कि जो मन में शंकाएं हैं, समाधान है, वो आज मैं आपके सामने करने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा आप देखेंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। IFMIS में ESS के सामान्य प्रश्न और उत्तर। नवीन नियुक्त कर्मचारी को IFMIS में आने के लिए क्या करना होगा। वर्तमान प्रक्रिया अनुसार एम्प्लॉय फॉर्म भरना होगा और संबंधित DDO को प्रदाय करना होगा। DDO द्वारा IFMIS के प्रपत्र अनुसार उक्त जानकारी भरकर ऑनलाइन ट्रेजरी को भेजेंगे। उसके पश्चात एम्प्लॉय कोड जनरेट होगा उनके। कर्मचारी द्वारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है, कर्मचारी द्वारा एम्प्लॉय कोड जानने के किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नियुक्ति आदेश, प्रमाण पत्र, अंकसूची, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, फोटो एवं परिवार का नामिनी विवरण सहित। IFMIS एक हेरारकी आधारित सिस्टम है, अतः ESS सहित किसी भी मॉड्यूल की प्रक्रियाओं का उपयोग करते समय उस मॉड्यूल में उक्त विषय की हेरारकी अवश्य बनाएं। ES मॉड्यूल संबंधी हेरारकी बनाने की प्रक्रिया क्या है। हायरार्की बनाने की प्रक्रिया नेविगेशन। सबसे पहले आपको DDO स्टेप फर्स्ट है DDO लॉगिन, एडमिन, कॉन्फ़िगर वर्कफ्लो, hierarchy configuration, role mapping, select module ESS and subject, for example employee nominee detail. Click on create new hierarchy, select type of hierarchy, normal or parent, select cadre, select add creator, verifier, approver, click on submit. इसी प्रकार स्टेप सेकेंड है नाउ क्लिक ऑन हेरारकी कॉन्फ़िगरेशन, एम्प्लॉय मैपिंग, सिलेक्ट क्रिएट एक्चुअल हेरारकी, सर्च हेरारकी, सिलेक्ट न्यूली क्रिएटेड हेरारकी और ऐड एम्प्लॉय और सबमिट हेरारकी। इसके पश्चात अगला है क्या ESS की हेरारकी को डिलीट किया जा सकता है। यदि ESS संबंधी किसी सब्जेक्ट से एक से ज़्यादा हायरार्की बन गई हो तो जिन हायरार्की से कोई फाइल मूवमेंट नहीं हुआ उसे डिलीट किया जा सकता है। ESS की हायरार्की डिलीट करने के लिए एडमिन, कॉन्फ़िगर वर्कफ्लो, सर्च एंड सिलेक्ट हायरार्की, रिमूव एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉय मैपिंग, डिलीट रोल मैपिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। सामान्यतः कैडर बेस्ड हायरार्की को ही बनाना चाहिए, इंडिविजुअल हायरार्की को अंतिम विकल्प के रूप में लाना चाहिए। हायरार्की बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। हायरार्की बनाने से पूर्व शासकीय कर्मचारी के कैडर को ESS एम्प्लॉय चेंज प्रोफाइल में जाकर चेक कर ले। कई बार यह देखा गया है कि कर्मचारी का कैडर सिस्टम में मिसिंग कैडर होता है। ऐसी स्थिति में या तो कैडर सही किया जाए या मिसिंग कैडर की हायरार्की बनाई जाए। परिवार विवरण एवं नॉमिनी फॉर्म भरने के लिए IFMIS में कहाँ एंट्री होगी। तो एम्प्लॉय डाटाबेस में एंट्री होगी। इसके पश्चात एम्प्लॉय कोड प्राप्त हो, फिर उसे DDO लॉगिन पासवर्ड रिसेट कर उपलब्ध करेगा। उसके पश्चात कर्मचारी IFMIS में लॉगिन कर ESS प्रोफाइल में जाके एडिट कर सकता है। सातवां प्रश्न यहाँ पर है, अगर परिवार विवरण नामी संशोधन करता है तो रिक्वेस्ट कहाँ देना होगी। IFMIS में ESS प्रोफाइल फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स में जाकर एडिट कर सकता है। नॉमिनी बनाने के लिए परिवार विवरण पूर्ण होना आवश्यक है। जन्म दिनांक अगर गलत दर्ज हो गई तो संशोधन कैसे होगा। आवश्यक दस्तावेजों की DDO से प्रमाणित प्रति कोषालय अधिकारी को भेजना होगा। उसके पश्चात कोषालय अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां प्रश्न है, यदि अवकाश लेना है तो दर्ज कहाँ करना होगा। इसके लिए ESS में लीव मैनेजमेंट में अप्लाई लीव करना होगा। चिकित्सा देयक कहाँ दर्ज होगा। इसके संबंध में ESS रेनबर्समेंट, मेडिकल रेनबर्समेंट में अप्लाई करना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में 2 MB साइज होना चाहिए। यात्रा देयक कहाँ दर्ज होगा। इसके लिए ESS में ट्रैवल रेनबर्समेंट में अप्लाई करना होगा और अपलोड डॉक्यूमेंट में 2 MB तक होना चाहिए। अग्रिम TA मेडिकल कहाँ दर्ज होगा। इसके लिए ESS में जाके लोन्स एंड एडवांस में दर्ज करना होगा। यदि कोई कर्मचारी GPF या पार्ट फाइनल स्वीकृत कराना चाहता है तो आवेदन पत्र कहाँ दर्ज करना होगा। इसके लिए ESS अंतर्गत PF मैनेजमेंट में आवेदन करना होगा। यदि रिक्वेस्ट गलत हो गई हो तो उसे निरस्त कैसे करेंगे। इसके लिए ESS में मिससेलेनियस रिक्वेस्ट में जाकर रिक्वेस्ट कैंसिल करनी होगी। पैन या आधार या बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल यदि गलत दर्ज है तो कैसे संशोधन होगा। इसके लिए ESS में मिससेलेनियस रिक्वेस्ट में जाना होगा और वहां से उसमें संशोधन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, GPF बैलेंस मॉडिफिकेशन या अपडेट कैसे करेगा। यह DDO के लॉगिन से पेरोल के अंतर्गत GPF या DPF ओपनिंग बैलेंस मास्टर से होगा।
एनुअल असेट डिक्लेरेशन कहाँ दर्ज करेंगे? ये ईएसएस में असेट ऑप्शन में दर्ज होगा। पे स्लिप कहाँ से प्राप्त होगी? अगला प्रश्न है, यह ईएसएस में एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट ऑप्शन में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, यदि एम्प्लॉय डाटाबेस भरा है तो उसे कैसा देख सकते हैं? इसके स्वयं लॉगिन से देख सकते हैं और लॉगिन रीसेट भी किया जा सकता है, जिसका ओटीपी दर्ज मोबाइल नंबर में आएगा। लीव बैलेंस गलत है तो कैसे सुधार होगा? यदि यह सुविधा ईएसएस वेरीफायर एंड डीडीओ के लॉगिन पर ऑन बिहाफ के अंतर्गत उपलब्ध है। पेंशन या परिवार पेंशन फॉर्म कहाँ से भरेंगे? ईएसएस में पेंशन ऑप्शन से भरा जाएगा। एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट कैसे देखेंगे? यह ईएसएस रिपोर्ट ऑप्शन से जनरेट आएगा। रिक्वेस्ट स्टेटमेंट ट्रैकिंग कैसे करेंगे? यह ईएसएस के रिपोर्ट ऑप्शन से होगा। अगर कर्मचारी के पास लॉगिन नहीं है या अक्षम है तो कैसे रिक्वेस्ट दर्ज होगी? यह डीडीओ में ऑन बिहाफ ऑप्शन से भरा जाएगा। अगला है सेवंथ पे ऑप्शन रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? यह ईएसएस मिससेलेनियस रिक्वेस्ट से भरा जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मैं आईएफएमआई इसमें किस जगह जीपीएफ ग्रेच्युटी के नॉमिनी की जानकारी दे सकता हूँ या परिवर्तित कर सकता हूँ? इसका उत्तर है HRMIS पटल में जाकर ई प्रोफाइल के मेन्यू में नॉमिनी डिटेल्स में जाकर जीपीएफ या ग्रेच्युटी के नॉमिनी की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है। अगर उपयुक्त जानकारी में कभी संशोधन करना है तो यह संशोधन भी यहीं से किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस तरह से मैं अपनी अवकाश संबंधी जानकारी देख सकता हूँ? HRMIS पटल में जाकर अवकाश के मेनू में अवकाश के लिए आवेदन कर में जाना पड़ेगा और यहाँ यूज़र स्क्रीन पर सभी प्रकार के अवकाश बैलेंस उपलब्ध अवकाश बैलेंस पृष्ठ में देख सकता है। अगला है, अर्जित अवकाश की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है और मैं कब अपने अर्जित अवकाश को नकदी में बदल सकता हूँ? अवकाश नकदीकरण प्रोसेस के जरिए यूज़र अपने अवकाश को रिटायरमेंट होने के पश्चात नकदी में बदल सकता है। कुल 300 अवकाश कोई भी कर्मचारी अपने पूर्ण कार्यकाल में अर्जित कर सकता है, जिसके पश्चात की गणना नहीं की जाएगी। अगला है, संपत्ति की जानकारी उपलब्ध कराना मेरे लिए क्यों जरूरी है और मुझे क्या लाभ हैं? संपत्ति की सही जानकारी देने में कर्मचारी को वर्तमान देय आयकर की राशि की जानकारी मिलती है। पॉलिसीज आदि की जानकारी देने से कर्मचारी को आयकर में छूट मिलती है। सही जानकारी न देने पर कर्मचारी डिफ़ाल्टर लिस्ट में आ जाता है, इसलिए यह जानकारी देना आवश्यक है। मैंने भी कार्य ग्रहण किया है तो मैं किस तरह से अपनी संपत्ति की जानकारी सिस्टम में दे सकता हूँ? HRMIS पटल में जाकर संपत्ति के मेन्यू में कार्य ग्रहण के समय संपत्ति की घोषणा पर जाएं। यूज़र पृष्ठ पर अपनी संपत्ति की जानकारी को सिस्टम में दर्ज करा सकता है। अगला है, मुझे ऋण और अग्रिम लेना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए मेरी पात्रता क्या होगी? HRMIS के अंतर्गत ESS मॉड्यूल में जाकर ऋण और अग्रिम के मेन्यू में कर्मचारी विभिन्न प्रकार के ऋण और अग्रिम के लिए अनुरोध कर सकता है जो कार्यालय के द्वारा दिए जाते हैं। किसी भी तरह के ऋण या अग्रिम के लिए कर्मचारी की पात्रता उसके मासिक वेतन विवरण पर निर्भर करेगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, IFMI को लॉगिन करने के लिए URL क्या है? इंटरनेट से लॉगिन करने के लिए आप ये URL देख सकते हैं। स्वान या VPN से लॉगिन करने के लिए ये सामान्य इंटरनेट से लॉगिन करने पर आप केवल ESS मॉड्यूल से ही एक्सेस कर पाएंगे। लॉगिन करने के लिए आपको कर्मचारी कोड या पासवर्ड की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, IEESS मॉड्यूल में कर्मचारी प्रोफाइल को कैसे पूरा किया जाए? सर्वप्रथम ES एम्प्लॉय चेंज प्रोफाइल में जाकर कर्मचारी का कैडर चेक कर लें और सुनिश्चित करें कि कर्मचारी की प्रोफाइल पूरी करने के लिए आवश्यक समस्त हायरार्की उसके कैडर के अनुरूप निम्नानुसार बनी हुई है। चेंज एम्प्लॉय प्रोफाइल, चेंज एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल्स, IMP नॉमिनी डिटेल, IMP मिसलेनियस डिटेल, IMP एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म। कर्मचारी अपने IFMI लॉगिन में जाकर ESS मॉड्यूल के अंतर्गत ई प्रोफाइल सेक्शन के अंतर्गत उपरोक्त विवरणों को भर सकता है। हर विषय के लिए अलग अलग हायरार्की बनाया जाना आवश्यक नहीं है। एक हायरार्की बनाकर अन्य उपलब्ध विषयों से मैप कराया जा सकता है। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए अधिकतम साइज क्या है? तो वो है 12 KB से अधिकतम नहीं होना चाहिए। परिवार विवरण भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो कर्मचारी की स्वयं की बैंक डिटेल्स एवं परिवार के सदस्यों विशेषकर नॉमिनी की बैंक डिटेल्स भरते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। गलत विवरण भर देने पर रिक्वेस्ट को अप्रूवर द्वारा रिजेक्ट करने पर अनदर रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी पेंडिंग एरर आ सकती है। यही सावधानी नॉमिनी की डिटेल्स भरते समय भी रखना है। प्रयास ये होना चाहिए कि विवरण को एक ही बार में सही भरकर अप्रूव करा लिया जाए। बार बार नॉमिनी डिटेल्स बदलने से मेंबर ऑलरेडी एडेड का मैसेज आने लगता है। शासकीय सेवक का पेंशन फॉर्म कैसे भरा जाए? पेंशन फॉर्म भरने के लिए ESS मॉड्यूल में ही पेंशन टैब के अंतर्गत एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म की सुविधा उपलब्ध है।
ईएसएस मॉड्यूल में ही एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म की हायरार्की कर्मचारी संवर्ग को ध्यान में रखकर बनाएं। एम्प्लॉय पेंशन फॉर्म में समस्त जानकारी ईएसएस मॉड्यूल से स्वतः आ जाएगी। केवल पति पत्नी के साथ संयुक्त छायाचित्र और आइडेंटिटी बॉन्ड अपलोड करना होगा। कम्यूटेशन के लिए भी कर्मचारी स्वयं इसी फॉर्म से अप्लाई कर सकता है। अगला प्रश्न है, परिवार पेंशन फॉर्म किस प्रकार भरा जाता है। परिवार पेंशन फॉर्म भरने के लिए ईएसएस मॉड्यूल के अंतर्गत ही उपलब्ध, परंतु उसके पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना। पहली प्रक्रिया है, सर्वप्रथम एसएम एग्जिट मैनेजमेंट में जाकर एम्प्लॉय डिमाइज डिटेल्स की प्रविष्टि करना आवश्यक है। इसके बाद एक्स ग्रेशिया रन करने पर ही सिस्टम में मृत्यु दिनांक पूर्णतः दर्ज होती है। मृत्यु दिनांक की सही प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है, क्योंकि गलत प्रविष्टि हो जाने पर उसे सुधारने में समय लगता है। इससे फैमिली पेंशन प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब होता है। अगला बिंदु है, एक्स ग्रेशिया रन करते समय मृत कर्मचारी के सभी आवश्यक विवरणों को, जिनमें परिवार विवरण एवं नामिनी विवरण शामिल हैं, एक्स ग्रेशिया स्क्रीन से ही भरा जा सकता है। चौथा बिंदु, एक्स ग्रेशिया रन होने के बाद संबंधित कर्मचारी का पेंशन फार्म उसके संवर्ग के वेरीफायर की आईडी से भरा जा सकता है। वेरीफायर के ईएसएस में जाकर फैमिली पेंशन फॉर्म पर क्लिक करने पर मृत कर्मचारी का नाम प्रदर्शित होता है। उसे सिलेक्ट करने पर फैमिली पेंशन फॉर्म ओपन जाता है। आवश्यक विवरण भरकर सबमिट करने के पश्चात अप्रूवर द्वारा अप्रूव किए जाने से फॉर्म डीपीओ पहुंच जाता है। पृथक से कर्मचारी हेतु सुपर एन्युएशन रन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, वीआरएस के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाए। वीआरएस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला बिंदु है, सर्वप्रथम कर्मचारी द्वारा अपना पेंशन फॉर्म पूर्ण भरकर डीडीओ द्वारा अप्रूव किया जाना आवश्यक है, अन्यथा सिस्टम को आपको वीआरएस के लिए अप्लाई नहीं करने देगा। दूसरा बिंदु है, वीआरएस की सुविधा ईएसएस मॉड्यूल में उपलब्ध है, जिसके लिए कैडर के अनुसार हायरार्की बनाया जाना आवश्यक है। तीसरा बिंदु, वीआरएस के लिए आवेदन देने वाले कर्मचारी की श्रेणी के अनुसार आवेदन को प्रोसेस करने के लिए पेरेंट हायरार्की जाती है, जिसकी संरचना सुपर एन्युएशन हायरार्की की तरह होती है। वीआरएस अप्रूव होने के बाद पृथक से कर्मचारी हेतु सुपर एन्युएशन रन करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी पर भी लागू होगी। मृत कर्मचारी का ईएसएस प्रोफाइल पूर्ण करने के लिए हायरार्की किस प्रकार बनाई जाए। मृत कर्मचारी के प्रकरण में परिवार विवरण भरते समय हायरार्की नॉट कॉन्फ़िगर्ड का मैसेज प्राप्त होने पर बिना किसी कैडर का चयन किए स्पेशल हायरार्की बनाएं एवं उस स्थापना के वेरीफायर को इस स्पेशल हायरार्की क्रिएटर रोल दे और ऑन बिहाफ सुविधा का उपयोग विवरण में भरें। अगला भी प्रश्न है लास्ट, आईएफएमआईस में अवकाश खाता अपडेट करने के लिए क्या करना होगा। आईएफएमआईस में अवकाश खाता अपडेट करने की सुविधा वेरीफायर और अप्रूवर सामान्यतः डीडीओ के लॉगिन पर ऑन बिहाफ सुविधा के अंतर्गत लीव बैलेंस मॉडिफिकेशन नाम से प्रदाय होगी। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आईएफएमआईस प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।